नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। शिक्षा, बेरोजगारी और बदहाली, इन तीन चीजों ने पूरे हिंदी पट्टी को परेशान करके रखा हुआ है। हिंदी पट्टी की स्थिति बेहद ही दयनीय है। यदि आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। चमकती हुई चीजों को देखकर विचलित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है समाज की समस्याओं को गहराई से समझने की। जो आंकड़े हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, शायद उन आंकड़ों से हिंदी पट्टी की स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट कर देगी। जी हां, बढ़ती गरीबी ने किस तरह से लोगों को अपराधी बना दिया है, यह भी स्पष्ट होगा। स्पष्ट यह भी होगा कि क्या हम सुरक्षित हैं, और स्पष्ट यह भी होगा कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। बात चाहे दिल्ली की करें, उत्तर प्रदेश की करें, बिहार की करें, झारखंड की करें या अन्य प्रदेशों की करें, क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं? जो दावे किए जाते हैं कि हम नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपराध जब महिलाओं के साथ होता है, और ज्यादातर अपराध जब शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है या छोटे शहरों में होता है, तो जो पीड़ित महिलाएं हैं वो गरीब वर्ग की ज्यादातर क्यों हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ऊंच नीच को लेकर है, सवाल जाति धर्म को लेकर है। क्या ऊंच नीच और जाति धर्म के आधार पर भी अपराध होते हैं? क्या एक बाहुबली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को डराता धमकाता है? क्या एक बाहुबली व्यक्ति एक गरीब परिवार की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है? सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको ये रिपोर्ट देगी। गंगा तूने सब कुछ देखा अपने तीरे। ए गंगा तूने सब कुछ देखा अपने तीरे। थमी नहीं तुम, कैसे बहती हो धीरे धीरे। दुष्कर्म और हत्या, हिंदी पट्टी से आने वाली कई खबरों ने हम सबको हिला कर रख दिया। इस अपराध का शिकार होने वाली ज्यादातर जनता गरीब है। ऊंच नीच की भावना, जाति धर्म की भावना, इस सोच ने हिंदी पट्टी के विकास में बड़ा सा गड्ढा कर दिया। बाहुबल, हिंसा, प्रताड़ना, पलायन का कारण बन गया, और राजनीति ने हमेशा से इसका इस्तेमाल कर सत्ता को पाया। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े साबित कर रहे हैं कि यूपी में 2020 में रेप के 2769 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि अगर साल 2019 की बात की जाए तो 3065 मामले सामने आए थे। पिछले 8 सालों के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 2016 में यूपी में रेप के सबसे ज्यादा 4816 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65,743 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जहां 45,331 मामले, और तीसरे नंबर पर राजस्थान, जहां 45,058 मामले दर्ज किए गए। जबकि साल 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ 56,083 अपराध के मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान 40,738 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर था। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,45,256 अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में दर्ज 4,28,278 से 4% अधिक है। इनमें से ज्यादातर मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मारपीट के आते हैं। इसके बाद अपहरण, रेप जैसे मामले दर्ज हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं।
ना जाने ऐसे कितने मामले हैं जो दर्ज नहीं किए जाते और लोग चुप्पी साध लेते हैं। इतना गहरा धुप अंधेरा कब था पहले, इतनी सिसकी सुनकर भी तेरा दिल ना दहले। बिहार में हर 3 में से एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में सबसे अधिक गरीबी वाले राज्यों की सूची में बिहार शीर्ष पर है। इसकी 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार यह आंकड़ा झारखंड के लिए 28.81%, उत्तर प्रदेश के लिए 22.93% और मध्य प्रदेश के लिए 20.63% है। हमारे देश में आज रोजगार की स्थिति क्या है? हिंदी पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की स्थिति क्या है? आखिर उन्हें अपने गांव को छोड़कर दूर शहरों में क्यों जाना पड़ता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आज यदि बात उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड की करें तो आपको इस चुनाव के दौरान भी ट्रेन में भर भर कर लोग अन्य शहरों को जाते हुए दिख जाएंगे। मतदान चल रहा है, लेकिन उनकी रुचि चुनाव में नहीं है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने में नहीं है। वो तो सीधे सीधे नेताओं पर आरोप लगा दे रहे हैं और मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसको भी समझने की जरूरत है। क्या वाकई में बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि हिंदी पट्टी के युवा और रोजगार करने वाले लोग बेहद परेशान हैं? उन्हें अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। कारखाने नहीं हैं, कंपनियां नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। मजबूरन उन्हें अपने प्रदेश को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार करना पड़ रहा है। पढ़े लिखे युवा मजदूरी कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये आंकड़े चौंकाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम सबका सूखा सा है, ये गंगा धीरे धीरे ये बहना तेरा झूठा सा है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो अपराध में भी इजाफा देखा जाता है। शिक्षा की कमी, गरीबी और महत्वाकांक्षाएं बड़े अपराधियों से दोस्ती और अपराध करने की ओर आकर्षित करती हैं। एनसीआरबी द्वारा आंकड़ों के मुताबिक किडनैपिंग यानी अपहरण को लेकर 2020 में सबसे ज्यादा मामले 12,913 यूपी में दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में 9,309 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में सबसे कम 4,062 मामले दर्ज किए गए। साल 2020 में यूपी में हत्या के 3,779 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 3,806 मामले सामने आए थे। साल 2018 में 3,964 मामले दर्ज हुए और साल 2017 में 4,246 मामले दर्ज किए गए। बिहार लगातार उच्च बेरोजगारी और देश में उच्चतम निर्भरता अनुपात यानी कुल कामकाजी उम्र की आबादी पर आश्रितों का अनुपात से जूझ रहा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारतीय औसत 3.2% बेरोजगारी दर के मुकाबले बिहार में जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच 3.9% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई, जबकि बेरोजगारी दर पूरी तस्वीर पेश नहीं करती है, क्योंकि यह श्रम बाजार से बाहर के लोगों को नहीं मापती है। निर्भरता अनुपात हमें परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिहार में भारत का सर्वाधिक निर्भरता अनुपात 67.1% है। इसका मतलब यह है कि 2/3 आबादी शेष तीसरे पर निर्भर है। मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, सरकार को बोलिए मजदूरी देगा, हम लोग यहीं रहेंगे। जाना हम लोग को जरूरी नहीं है, शौक नहीं है कि हम लोग परदेश जाएंगे, लेकिन मजदूरी नहीं मिल रहा, हम लोग जा रहे हैं बाहर। हम
लोग आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। जब व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, तो अब बेरोजगार लोग बुआ रहा है, रोड पर भटक रहा है, खाने पीने का भी दिक्कत है। मजबूरी है, देख रहा है, हमको बड़ा बेटा है, गरीबी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जब घर में पैसे नहीं आते हैं, जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अपने परिजनों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते हैं, जरा सोचिए उन लोगों का क्या होता होगा। अपने खून पसीने की कमाई से किसी तरह से वो अपना घर चलाते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर कमाई का रास्ता ही बंद हो जाए तो, रोजगार ही ना रहे तो कहां से पैसे कमाएंगे। किसान कर्ज लेता है, खेती करता है और उसका कर्जा ही माफ ना हो तो कहां से पैसे भरेगा। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो बदहवास हो जाते हैं, जो अपनी मानसिक स्थिति को खो देते हैं और अंततः वो रास्ता अपनाते हैं जो उन्हें कभी नहीं अपनाना चाहिए। जी हाँ, आत्महत्या का रास्ता। ये रास्ता बिल्कुल गलत रास्ता है, लेकिन हिंदी पट्टी का ये आंकड़ा और देश का ये आंकड़ा चौंकाता है। दूर दूर तक दिल को ना दे कोई दिलासा, जरा सा सूरज दिखा नहीं कि फिर से कुहासा। जब अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ेगा तो विनाश निश्चित है। कर्ज माफी को लेकर जितनी खबरें बड़े उद्योगपतियों को लेकर आती हैं, उतनी किसानों या गरीबों को लेकर नहीं आती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एवं सुसाइड्स इन इंडिया 2022 के अनुसार देश में वर्ष 2021 में 10,881 किसानों और कृषि श्रमिकों के मुकाबले 2022 में 11,290 लोगों ने आत्महत्या की। 2022 में आत्महत्या करने वाले 5,207 किसानों में 4,999 पुरुष जबकि 208 महिलाएं थीं। वहीं आत्महत्या करने वाले 6,083 कृषि श्रमिकों में 5,472 पुरुष और 611 महिलाएं शामिल थीं। यूपी और बिहार इससे अछूते नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2011-12 में बिहार में कारखानों की संख्या 3,231 थी, जो देश के कुल कारखानों का 1.5% है, जो अब गिरकर 1.4% या 3,429 कारखाने रह गए हैं। कम विनिर्माण और कुछ कारखानों के साथ देश के निर्यात में बिहार का योगदान नगण्य है। बहुत सारी खबरें आपने पढ़ी होंगी और यह भी देखा होगा किस तरह से लापरवाही की वजह से किसी मरीज की जान चली जाती है। हिंदी पट्टी के प्रदेशों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में जो अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनका क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। निजी अस्पताल किस तरह से मरीजों का शोषण करते हैं, ये भी किसी से नहीं छिपा है। झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, ये भी किसी से नहीं छिपा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि इस पर सरकार क्या कर रही है, इस पर एक्शन क्यों नहीं होता। आखिर ये व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? क्यों गरीब लोगों को अंततः बड़ी बीमारियों में अपने जीवन जीने की इच्छा का अंत करना पड़ता है? ये बड़ा सवाल है। हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति दिन पर दिन बस से बदतर होती जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन? इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेगा कौन? आजकल तो सरकारी डॉक्टर भी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट क्लिनिक खोल लो, उसमें ज़्यादा पैसा है। सरकारी अस्पतालों में जाओ तो सरकारी अस्पताल के जो कर्मचारी हैं अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कैसे इस मरीज को रेफर कर दें। और गरीब मरीज का क्या है, उसके पास तो पैसे नहीं होते, शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, कहाँ से पैसे लाएंगे? जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, अपनी ज़मीनों को बेच देते हैं, क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, लेकिन अंततः उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है और वो जीवन जीने की इच्छा का अंत कर देते हैं।
हर पल बढ़ती जाती है अपनी उलझन ये, आस भंवर में डूबा सा जाए मेरा मन ये। डूब रहे हम सबको भी तुम साथ ले चलो, ए गंगा तूने सब कुछ देखा अपने तीरे। कोरोना काल को कोई भूल नहीं सकता। इस आपदा ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी थी। यूपी से बिहार में बहने वाली गंगा नदी में बहती लाशों की तस्वीरों ने रूह कपा दिया था। बदहाल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खबर यूपी और बिहार के लिए नई नहीं है। मजबूरन मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है और गरीबी की मार उनके जीवन जीने की इच्छा का अंत कर देती है। एनसीआरबी के अनुसार देश भर में हुई 18.4% आत्महत्याओं की वजह गंभीर बीमारियां रहीं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीमारियों की वजह से आत्महत्या की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। आपने कभी छोटे शहरों या गांव में सरकारी स्कूलों की स्थिति को देखा है? कभी कभी आपको तस्वीरें दिखाई जाती होंगी कि ये सरकारी स्कूल है, चमकदार व्यवस्थाओं से भरपूर। लेकिन क्या ऐसे स्कूल हर जगह हैं? इसका जवाब है नहीं। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। आप जब किसी गांव में जाएं, किसी छोटे शहर में जाएं, वहां के सरकारी स्कूल की स्थिति को देखें, आपको जर्जर भवन नजर आएगा। स्कूल जाने वाला जो रास्ता है वो भी खराब नजर आएगा। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की स्थिति भी बेकार नजर आएगी। लेकिन ऐसा क्यों है? शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? और वहीं जो निजी स्कूल है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी स्कूल मोटा पैसा वसूलते हैं। मजबूरन गरीब से गरीब अभिभावक जो है वो कोशिश करता है कि उनका बच्चा किसी निजी स्कूल में पढ़े ताकि उसे बेहतर शिक्षा मिल सके। क्या वाकई में निजी स्कूल बेहतर शिक्षा देते हैं? क्या ये व्यवस्था सरकारी स्कूलों में नहीं हो सकती? बात व्यवस्था की तो छोड़िए साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आपका बच्चा सुरक्षित है जब वो घर से बाहर निकलता है? तो ये भी अपने आप में गंभीर मुद्दा है और ये आंकड़े चौंका कर रख देते हैं। चंद सरकारी स्कूलों का रंग रोगन कर बेहतर शिक्षा की गारंटी दी जाती है, लेकिन करोड़ों की जनसंख्या पर कितने बेहतर और सुरक्षित स्कूलों की व्यवस्था है, इसकी चर्चा नहीं होती। मोटी तनख्वाह में सरकारी अध्यापक जर्जर भवन के अंदर मासूमों के भविष्य को जर्जर करते हैं। कम तनख्वाह में प्राइवेट शिक्षक को रख मोटा पैसा वसूलने वाले निजी स्कूल बेहतर शिक्षा का दावा करते हैं। मतलब शोषण की पराकाष्ठा। अपने बच्चे की बेहतरी के लिए 2 रोटी कम खाने वाले माँ बाप के बच्चे क्या सुरक्षित हैं? एनसीआरबी के अनुसार 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 की तुलना में यानी 1,49,404 मामलों की तुलना में 8.7% अधिक है। इसमें 45.7% मामले अपहरण और बंधक बनाए जाने और 39.7% यौन उत्पीड़न से जुड़े थे। आप हम ज़्यादातर लोग आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की जानकारियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि उन जानकारियों को कोई वेरीफाई नहीं करता, ये जानने की कोशिश नहीं करता कि वो जानकारी सही है या गलत है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं और राजनीति के लोग तो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गलत जानकारियों को साझा करते हैं और ज़्यादातर जनता उस पर विश्वास कर अपना एक विचार बना लेती है, जो अपने आप में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गलत जानकारियों पर विश्वास करने से पहले उसे वेरीफाई करें कि क्या वो जानकारी वास्तविकता में सही है। इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है और शायद यही कारण है कि आज साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। मेरे सामने की एक घटना है। एक फोन आता है, फोन पे कहा जाता है कि LIC का पैसा भर दीजिए, आपके पिताजी ने बोला है। उस शख्स ने LIC का पैसा भर दिया। एक लिंक आया, एक UPI पेमेंट ऐप से उस पैसे को भर दिया गया। बाद में पता चला कि ये तो फ्रॉड था।
ऐसे कई सारे फोन आपके पास आएंगे और आपके किसी परिजन का नाम लेकर आपसे पैसा मांगा जाएगा। तो उस झांसे में ना आए, इसको वेरीफाई जरूर करें कि क्या वाकई में आपके परिजन ने आपसे पैसा मांगा है। और जब मांगना होगा तो वो सीधे आपको फ़ोन करेंगे, किसी और को बोल के क्यों फ़ोन करें। और आप भी कोशिश करिए कि आप अपने परिजनों से सीधे बात करिए, वेरीफाई करिए किसी भी काम को करने से पहले, क्योंकि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और ये आंकड़े बिल्कुल चौंकाते हैं कि किस तरह से साइबर क्राइम ने अपने पैर इस देश में पसार लिए हैं। मोबाइल और इंटरनेट ने समाज को जितना विकसित बनाया है उतना ही नुकसान भी हुआ है। वजह एक ही है, जागरूकता की कमी। किसी पर भी विश्वास कर लेना, सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारियों का प्रचार कर राजनीतिक लाभ तो उठाया ही जा रहा है और उन गलत जानकारियों का शिकार पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही साइबर अपराधी भी करते हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2022 में साइबर अपराधों के देश भर में 65,893 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में दर्ज 52,974 मामलों की तुलना में 24.4% अधिक है। वहीं 19 महानगरों में साइबर अपराध से जुड़े मामलों में 42.7% की वृद्धि हुई। साइबर अपराध के सबसे ज्यादा 64.8% मामले यानी 42,710 मामले धोखाधड़ी के मकसद से जुड़े थे। 5.5% यानी 3,648 मामले जबरन वसूली और 5.2% यानी 3,434 मामले यौन शोषण के थे। हमारे देश में करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा किया जा रहा है। 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या देश की है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे दिया गया। सोचिए हमारे देश में गरीबी कितनी है, और जब हमारे देश में गरीबी इतनी है तो फिर सोचिए कि बेरोजगारी दर कितना होगा। लोग किस स्तर तक बेरोजगार हैं, उनकी प्रति माह या प्रति वर्ष आमदनी कितनी होगी। ये विचार करने वाली चीज है। अपने शिक्षा का उपयोग करिए, अन्य लोगों को शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करिए। शिक्षा बेहद जरूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति का अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है। आंकड़ों के चक्कर में फंसकर देश की व्यवस्था से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये आंकड़े ही बताते हैं कि देश की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति कैसी है। इसको सुधारने की जरूरत है। अपने नेता से सवाल करिए कि वह आपके शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या करने वाले हैं, और अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। धन्यवाद।